नमस्कार दोस्तों, किस्से कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी शराब की दुकान। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो आइए सुनते हैं। कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश था कि शराब और ताड़ी की दुकानों पर धरना देने कौन जाए। कमेटी के 25 मेंबर सिर झुकाए बैठे थे, पर किसी के मुंह से कोई बात न निकलती थी। मामला बड़ा नाजुक था। पिछली कतार में एक देवी भी मौन बैठी हुई थी। जब कोई मेंबर बोलता, वह एक नज़र उसकी तरफ डालती, फिर सिर झुका लेती। यही कांग्रेस की लेडी मेंबर थी। उनके पति महाशय जीपी सक्सेना कांग्रेस के अच्छे काम करने वालों में थे। उनका देहांत हुए 3 साल हो गए थे। मिसेस सक्सेना ने इधर 1 साल से कांग्रेस में काम करना शुरू किया था और कांग्रेस कमेटी ने उन्हें अपना मेंबर चुन लिया था। वह शरीफ घरानों में जाकर स्वदेशी और खद्दर का प्रचार करती थी। जब कभी कांग्रेस के प्लेटफार्म पर बोलने को खड़ी होती तो उनका जोश देखकर ऐसा मालूम होता था मानो आकाश में उड़ जाएगी। कुंदन का सा लाल रंग हो जाता था। बड़ी बड़ी करुण आँखें जिनमें जल भरा हुआ मालूम होता था चमकने लगती थी। बड़ी खुशमिजाज और इसी के साथ बला की खूबसूरत स्त्री थी। दबी हुई चिंगारी थी जो हवा पाके दहक उठती थी। उनके मामूली शब्दों में इतना आकर्षण कहाँ से आ जाता था, कह नहीं सकते। मिसेस सक्सेना कोई भी प्रस्ताव करे, उसका अनुमोदन करने वालों की कमी न थी। उनकी सादगी, उनका उत्साह, उनकी विनय, उनकी मृदु वाणी कांग्रेस पर इनका सिक्का जमाए देती थी। हर आदमी उनकी खातिर सम्मान की सीमा तय करता था, पर उनकी स्वाभाविक नम्रता उन्हें अपने दैवीय साधनों से पूरा फायदा न उठाने देती थी। जब कमरे में आती, लोग खड़े हो जाते, पर वह पिछली सीट से कभी आगे ही न बढ़ती थी। मिसेस सक्सेना ने प्रधान से पूछा, शराब की दुकानों पर औरतें धरना दे सकती हैं? सबकी आंखें उनकी ओर उठी। इस प्रश्न का आशय सब समझ गए थे। प्रधान ने कातर स्वर में कहा, महात्मा जी ने तो ये काम औरतों के ही सुपुर्द करने पर जोर दिया था, पर मिसेस सक्सेना ने उन्हें अपना वाक्य पूरा न करने दिया। बोली, तो फिर मुझे आप इस काम पर भेज दीजिए। लोगों ने कौतूहल की आंखों से मिसेस सक्सेना को देखा। यह सुकुमारी जिसके कोमल अंगों में शायद हवा भी चुभती हो, गंदी गलियों में ताड़ी और शराब की दुर्गंध भरी दुकानों के सामने जाने और नशे से पागल आदमियों की कुलुषित आंखों और बाहों का सामना करने के लिए कैसे तैयार हो गई। एक महाशय ने अपने समीप के आदमी के कान में कहा, भला की निडर औरत है भाई। उन महाशय ने जले हुए शब्दों में उत्तर दिया, हम लोगों को कांटों में घसीटना चाहती है और कुछ नहीं। वह बेचारी क्या पिकेटिंग करेगी, दुकान के सामने खड़ा तो हुआ न जाता। प्रधान ने सिर झुका के कहा, मैं आपके साहस और उत्साह की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन मेरे विचार में अभी इस शहर की दशा ऐसी नहीं है कि देवियों को पिकेटिंग करने दी जाए। आपको खबर नहीं, नशेबाज कितने मुंहफट होते हैं। विनय तो वे जानते ही नहीं। मिसेस सक्सेना ने व्यंग्य भाव से कहा, तो क्या आपका विचार है कि कोई ऐसा जमाना भी आएगा जब शराबी लोग विनय और सील के पुतले बन जाएंगे? ये दशा तो हमेशा ही बनी रहेगी। आखिर महात्मा जी ने कुछ समझ के ही औरतों को ये काम दिया होगा। प्रधान ने पशुपेश में पढ़ के कहा, मैं तो आपको इस काम के लिए घसीटना उचित नहीं समझता, आगे आपकी इच्छा। मिसेस सक्सेना ने जैसे विनय का आलिंगन करते हुए कहा, मैं आपके साथ फरियाद लेकर न आऊँगी। मुझे फलां आदमी ने मारा या गाली दी। इतना जानती हूँ कि अगर मैं सफल हो गई तो ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं होगी जो इस काम को 16 आने अपने हाथ में ले लेंगी। इस पर एक जवान मेंबर ने कहा, मैं सभापति जी से विनय करूँगा कि मिसेस सक्सेना को यह काम देकर आप हिंसा का सामना करेंगे। इससे यह कहीं अच्छा है कि आप मुझे काम सौंप दें। मिसेस सक्सेना ने गर्म होकर कहा, आपके हाथों हिंसा होने का डर और अधिक है। इस नौजवान मेंबर का नाम था जयराम। एक बार एक बड़ा व्याख्यान देने के लिए जेल जा चुका था, पर उस वक्त उनकी सिर गृहस्थी का भार न था। कानून पढ़ते थे। अब उनका विवाह हो गया था, 2-3 बच्चे भी हो गए थे।
दशा बदल गई थी। दिल में वही जोश, वही तड़प, वही दर्द था, पर अपनी हालत से मजबूर थे। मिसेस सक्सेना की ओर से नम्र आग्रह को देखकर बोले, आप मेरी खातिर इस गंदे काम में हाथ न डालिए। मुझे 1 सप्ताह का अवसर दीजिए। अगर इस बीच कहीं दंगा हो जाए तो आपको मुझे निकाल देने का अधिकार होगा। मिसेस सक्सेना जयराम को खूब जानती थी। उन्हें मालूम था कि यह त्याग और साहस का पुतला है और अब तक की परिस्थितियों के कारण पीछे दुबका हुआ था। इसके साथ ही वह यह भी जानती थी कि इसमें धैर्य और बर्दाश्त नहीं है जो पिकेटिंग के लिए ज़रूरी है। जेल में उसने एक दरोगा को अपशब्द कहने पर चांटा लगा दिया था और उनकी सज़ा 3 महीने और बढ़ गई थी। बोली, आपके सिर गृहस्थी का भार है। मैं घमंड नहीं करती, पर जितने धैर्य से मैं ये काम कर सकूंगी आप न कर सकेंगे। जयराम ने उसी नम्र आग्रह के साथ कहा, आप मेरे लिए मेरे पिछली रिपोर्ट पर फैसला न कर लीजिए। आप भूल जाती हैं कि आदमी की अवस्था के साथ उसकी उद्दंडता घटती जाती है। प्रधान ने कहा, मैं चाहता हूं कि महाशय जयराम इस काम को अपने हाथ में ले लें। दूसरे दिन तीसरे पहर जयराम 5 स्वयंसेवकों को लेकर बेगमगंज के शराब खाने की पिकेटिंग करने जा पहुंचे। ताड़ी और शराब दोनों की दुकानें मिली हुई थी। ठेकेदार भी एक ही था। दुकान के सामने सड़क की पटरी पर अंदर के आंगन में नशेबाजों की टोलियां विष में अमृत का आनंद लूट रही थी। कोई वहां अफलातून से कम न था। कहीं वीरता की डींगें हाँकी जा रही थी, कहीं अपनी दान दक्षिणा के पचड़े और कहीं अपनी बुद्धि कौशल का आलाप अलापा जा रहा था। अहंकार नशे का मुख्य रूप होता है। जयराम ने आके कहा, राम राम भाइयों, राम राम। 5-6 खद्दरधारी मनुष्यों को देखकर सभी लोग उनकी ओर शंका और कौतूहल से देखने लगे। दुकानदार ने चुपके से अपने एक नौकर के कान में कुछ कहा और नौकर दुकान से उतर के चला गया। जयराम ने झंडे को जमीन पर खड़ा करके कहा, भाइयों, महात्मा जी का हुक्म है कि आप लोग ताड़ी शराब न पिएं। जो रुपए आप यहाँ उड़ा देते हैं वह अगर अपने बाल बच्चों को खिलाने पिलाने में खर्च करें तो कितनी अच्छी बात हो। ज़रा देर के नशे के लिए आप अपने बाल बच्चों को भूखे मारते हैं, गंदे घरों में रहते हैं, महाजन की गालियाँ खाते हैं। सोचिए, इस रुपए से आप अपने प्यारे बच्चों को कितने आराम दे सकते हैं, आराम से रख सकते हैं। एक बूढ़े शराबी ने अपने साथी से कहा, भैया है तो बुरी चीज़, घर तबाह करके ही छोड़ देती है। मुदा इतनी उम्र पीते कट गई तो अब मरते दम क्या छोड़ना है। उसके साथी ने समर्थन किया, पक्की बात कहते हो चौधरी, जब इतनी उम्र पीते कट गई तो अब मरते दम क्या छोड़ेंगे। जयराम ने कहा, वाह चौधरी, यही तो उम्र है छोड़ने की। जवानी तो दीवानों की होती है, उस वक्त सब कुछ मुआफ है। चौधरी ने तो कोई जवाब न दिया, लेकिन उसके एक साथी ने सरल आपत्ति के भाव से कहा, अगर पीना बुरा है तो अंग्रेज क्यों पीते हैं। जयराम वकील था, उससे बहस करना भीड़ के छत्ते को छेड़ना था। बोला, ये तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा भाई। अंग्रेजों के बाप दादा अभी 150-200 साल पहले लुटेरे थे। हमारे तुम्हारे बाप दादा ऋषि मुनि थे। लुटेरों की संतान पिए तो पीने दो। उनके पास न कोई धर्म है न नीति है, लेकिन ऋषियों की संतान उनकी नकल क्यों कर रही हैं। हम और तुम महात्माओं की संतान हैं, जिन्होंने दुनिया को सिखाया, जिन्होंने दुनिया को आदमी बनाया। हम अपना धर्म छोड़ बैठे हैं। उसी का फल है कि आज हम गुलाम हैं, लेकिन अब हमने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का फैसला कर लिया है। और एकाएक थानेदार और 4-5 कांस्टेबल आ खड़े हुए। थानेदार ने चौधरी से पूछा, ये लोग तुमको धमका रहे हैं क्या। चौधरी ने खड़े होकर कहा, नहीं हुजूर, ये तो हमें समझा रहे हैं, कैसे प्यार से समझा रहे हैं कि वाह। थानेदार ने जयराम से कहा, अगर यहाँ फसाद हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। जयराम, मैं उस वक्त तक जिम्मेदार हूँ जब तक आप न रहें। आपका मतलब है कि मैं फसाद कराने आया हूँ।
मैं ये नहीं कहता, लेकिन आप आए हैं तो अंग्रेजी साम्राज्य की अतुल शक्ति का परिचय अवश्य ही देंगे। जनता में उत्तेजना फैलेगी और तब आप पील पड़ेंगे, 10-20 आदमियों को मार गिराएंगे। वही सब जगह होता है और यहाँ भी होगा। सब इंस्पेक्टर ने होठ चबा के कहा, मैं आपसे कहता हूँ यहाँ से चले जाइए, वरना मुझे ज़ब्ते की कार्रवाई करनी पड़ेगी। जयराम ने अविचल भाव से कहा, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना काम करने दीजिए। मेरे बहुत से भाई यहाँ जमा हैं और मुझे उनसे बातचीत करने का उतना ही हक है जितना आपको। इस वक्त सैकड़ों दर्शक जमा हो गए थे। दरोगा ने अफसरों से पूछे बगैर और कोई कार्रवाई करना उचित न समझा। अकड़ते हुए दुकानदार के पास गए और कुर्सी पर पैर रख के बोले, ये लोग तो मानने वाले नहीं हैं। दुकानदार ने गिड़गिड़ा के कहा, हुजूर, मेरी तो बदिया बैठ जाएगी। दरोगा, 2-4 गुंडे बुलाओ और भगा दो इनको, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हाँ, ज़रा एक बोतल अच्छी सी भेज देना, कल न जाने क्या भेज दिया था, कुछ मज़ा ही नहीं आया। थानेदार चला गया तो चौधरी ने अपने साथियों से कहा, देखा कल्लू थानेदार कितना बिगड़ रहा था। सरकार चाहती है कि हम लोग खूब शराब पिए और कोई हमें समझाने ना आए। शराब का पैसा भी तो सरकार ही में जाता है। कल्लू ने दार्शनिक भाव से कहा, हर एक बहाने से पैसा खींचते हैं सब। चौधरी, तो फिर क्या सलाह है तो बुरी चीज़। कल्लू, बहुत बुरी चीज़ है भैया, महात्मा जी का हुक्म है तो छोड़ ही देना चाहिए। चौधरी, अच्छा तो ये लो, आज से अगर पिया तो दोगला। कहते हुए चौधरी ने बोतल ज़मीन पर पटक दी। आधी बोतल शराब की ज़मीन पर बह गई और सूख गई। जयराम को शायद जिंदगी में कभी इतनी खुशी न हुई थी। जोर जोर से तालियां बजाकर उछले। उसी वक्त दोनों ताड़ी पीने वालों ने भी महात्मा जी की जय पुकारी और अपनी हांडी ज़मीन पर पटक दी। एक स्वयं सेवक ने लपक कर फूलों की माला ली और चारों आदमियों के गले में डाल दी। एक मरियल दाढ़ी वाले आदमी ने आकर चौधरी की पीठ ठोकी। चौधरी ने उसे पीछे ढकेल के कहा, पीठ क्या ठोकते हो जी, जाकर अपनी बोतल पटक दो। दाढ़ी वाले ने कहा, आज और पी लेने दो चौधरी, अल्लाह जानता है कल से इधर भूल के भी ना आऊँगा। चौधरी, जितनी बची हो उसके पैसे हमसे ले लो, घर जाकर बच्चों को मिठाई खिला देना। दाढ़ी वाले ने जाकर बोतल पटक दी और बोला, लो तुम भी क्या कहोगे, अब तो हुए खुश। चौधरी, अब तो न पियोगे ना कभी। दाढ़ी वाले ने कहा, अगर तुम न पियोगे तो मैं भी न पीऊँगा। जिस दिन तुमने पी उस दिन मैंने भी फिर शुरू कर दी। ठेकेदार ने दुकान से नीचे उतर के कहा, तुम लोग अपनी अपनी दुकान पर क्यों नहीं जाते। मैं तो किसी की दुकान पर नहीं जाता। एक दर्शक ने कहा, खड़े हैं, तुमसे क्या मतलब, सड़क तुम्हारी तो नहीं। तुम गरीबों को लूटे जाते हो, किसी के बाल बच्चे भूखे मरे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। दूसरे शराबियों से, क्यों यारो, अब भी पीते जाओगे क्या, जानते हो ये किसका हुक्म है, अरे कुछ तो शर्म करो। जयराम ने दर्शकों से कहा, आप लोग यहाँ भीड़ न लगाओ और न किसी को भला बुरा कहें। मगर दर्शकों का समूह बढ़ता ही जा रहा था। अभी तक 4-5 आदमी बेगम बैठे हुए कुल्हड़ पर कुल्हड़ चढ़ा रहे थे। एक मनचले आदमी ने जाकर उस बोतल को उठा लिया जो उनके बीच में रखी हुई थी और उसे पटकना चाहा कि चारों शराबी उठ खड़े हुए और उसे पीटने लगे। जयराम और उसके स्वयं सेवक तुरंत वहां पहुंच गए और उसे बचाने की चेष्टा करने लगे कि चारों उसे छोड़कर जयराम की तरफ लपके। दर्शकों ने देखा जयराम पर मार पड़ने जा रही है तो कई आदमी झल्लाकर उन चारों शराबियों पर टूट पड़े, लात घूंसे डंडे चलाने लगे। जयराम को इसका कुछ अवसर न मिला कि किसी को समझा पाता। दोनों हाथ फैलाए और उन चारों को बचाने के चक्कर में खुद भी पिटता रहा। जयराम पर दोनों तरफ से मार पड़ती थी। वो चारों भी जयराम को ही पीट रहे थे और जयराम को बचाने वाले भी जयराम को ही पीट रहे थे। अगर वह इस वक्त अपनी जान बचाकर हट जाता तो शराबियों की खैरियत न थी।
इसका दोष कांग्रेस पे पड़ता। वह कांग्रेस को इस आपेक्ष से बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार था। मिसेस सक्सेना को अपने ऊपर हंसने का मौका वह नहीं देना चाहता था। आखिर उसके सिर पर डंडा इसे जोर से पड़ा कि सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने तितलियां उड़ने लगी और फिर उसे होश न रहा। जयराम सारी रात बेहोश पड़ा रहा। दूसरे दिन सुबह को जब उसे होश आया तो सारी देह में पीड़ा हो रही थी और कमजोरी इतनी कि रह रह कर जी डूबा जाता था। एकाएक सिराने की तरफ आंख उठ गई तो मिसेस सक्सेना बैठी नजर आई। उन्हें देखते ही स्वयं सेवकों के मना करने पर भी वह उठ बैठे। दर्द और कमजोरी दोनों जैसे गायब हो गई। एकाएक अंग में स्फूर्ति दौड़ गई थी। मिसेस सक्सेना ने उनके सिर पर हाथ रख के कहा, आपको बड़ी चोट आई है। आपका सारा दोष मुझ पर है। जयराम ने भक्तिमय कृतज्ञता के भाव से देख के कहा, चोट तो ऐसी ज़्यादा नहीं थी। इन लोगों ने ज़बरदस्ती पट्टी सट्टी बांध बूंद के जख्मी बना दिया। मिसेस सक्सेना ने ग्लानि होकर कहा, मुझे आपको न जाने देना चाहिए था। जयराम, आपका वहाँ जाना उचित न था। मैं आपसे अब भी अनुरोध करूँगा कि उस तरफ न जाइएगा। मिसेस सक्सेना ने कहा, मुझे आज से वहाँ पिकेटिंग करने की आज्ञा मिल गई है। आप मेरी इतनी विनय मान लीजिए। सौदों के लिए आवाज़ कसना बिल्कुल मामूली बात है। मैं आवाज़ों की परवाह नहीं करती। तो फिर मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप इस हाल में हैं? मिसेस सक्सेना ने आश्चर्य में कहा, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। सच ये नहीं हो सकता जब तक डॉक्टर यह न कह दें कि आप वहाँ जाने योग्य हो गए। आपको न जाने दूंगी, किसी भी तरह नहीं। तो मैं भी आपको न जाने दूंगा। मिसेस सक्सेना ने मृदु व्यंग्य के साथ कहा, आप भी अन्य पुरुषों की ही भांति स्वार्थ के पुतले हो। सदा यश खुद ही लूट लेना चाहते हो। औरतों को कोई मौका देना ही नहीं चाहते। कम से कम ये तो देख लीजिए कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ या नहीं। जयराम ने व्यथित कंठ से कहा, जैसी आपकी इच्छा। तीसरे पहर मिसेस सक्सेना 4 स्वयंसेवकों के साथ बेगमगंज चली। जयराम आंखें बंद किए चारपाई पे पड़ा था। शोर सुन के चौंका और अपनी स्त्री से पूछा, ये कैसा शोर है? स्त्री ने खिड़की से झांक कर देखा और बोली, वह औरत जो कल आई थी, झंडा लिए हुए कई आदमियों के साथ जा रही है। इसे शर्म भी नहीं आती। जयराम ने उसके चेहरे पर क्षमा की दृष्टि डाली और विचार में डूब गया। फिर वह उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भी वहीं जाता हूँ। स्त्री ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अभी कल मार खा के आए हो, आज फिर जाने को सूझ रही है। जयराम ने हाथ छुड़ा के कहा, तुम उसे मार कहती हो, मैं उसे उपहार समझता हूँ। स्त्री ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं कहती हूँ, तुम्हारा जी अच्छा नहीं है, मत जाओ। क्यों मेरी जान के गाहक बने हो? उसकी देह में कोई हीरे जड़े हैं जो वहाँ जाते ही तोड़ लिए जाएंगे। जयराम ने मिन्नत करके कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी है चम्मू। अगर कुछ कसर है तो वह भी मिट जाएगी। भला सोचो, ये कैसे मुमकिन है कि एक देवी उन सौदों के बीच में पिकेटिंग करने जाए और मैं बैठा देखता रहूं? मेरा वहाँ रहना जरूरी है। अगर कोई बात आ पड़ी तो कम से कम मैं लोगों को समझा तो सकूँगा। चम्मू ने जल के कहा, यह क्यों नहीं कहते कि कोई और ही चीज़ है जो खींचे लिए जाती है? जयराम ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, यह बात तुम्हारे दिल से नहीं कंठ से निकल रही है। और कतरा कर निकल गए। फिर द्वार पर खड़े होकर बोले, शहर में 3 लाख से कुछ ही कम आदमी हैं। कमेटी में भी 30 मेंबर हैं, मगर सब के सब जी चुरा रहे हैं। लोगों को अच्छा बहाना मिल गया कि शराब खानों पर धरना देने के लिए स्त्रियों की ही ज़रूरत है। आखिर क्यों स्त्रियों ही की इस काम के लिए उपयुक्त समझा जाता है? इसलिए कि मर्दों के सिर पे भूत सवार होता है। और जहाँ नम्रता से काम लेना चाहिए वहाँ लोग उग्रता से काम लेने लगते हैं। वे देवियाँ क्या इसी योग्य हैं कि सौदों की फिक्रें सुने और उनकी कुदृष्टि का निशाना बने? कम से कम मैं ये नहीं देख सकता। वह लंगड़ाता हुआ घर से निकला। चम्मू ने फिर उसे रोकने का प्रयास न किया। रास्ते में एक स्वयंसेवक मिल गया। जयराम ने उसे साथ लिया और एक तांगे पर बैठ गया।
शराब खाने से कुछ दूर इधर एक लेमनेड की बर्फ़ की दुकान थी। उसने तांगे को छोड़ दिया और वॉलेंटियर को शराब खाने भेजकर खुद उसी दुकान पर जा बैठा। दुकानदार ने लेमनेड का एक गिलास उसे देते हुए कहा, बाबूजी, कल वाले चारों बदमाश आज फिर आए हुए हैं। आपने न बचाया होता तो आज शराब या ताड़ी की जगह हल्दी गुड़ पी रहे होते। जयराम ने गिलास लेके कहा, तुम लोग बीच में न कूद पड़ते तो मैं उन सबको ठीक कर देता। दुकानदार ने प्रतिवाद किया, नहीं बाबूजी, वे सब छटे हुए गुंडे हैं। मैं तो उन्हें अपनी दुकान के सामने खड़ा भी नहीं होने देता। चारों 3-3 साल काट के आए हुए हैं। अभी 20 मिनट भी न गुजरे होंगे कि एक स्वयं सेवक आके खड़ा हो गया। जयराम ने चिंतित होकर कहा, कहो वहाँ क्या हो रहा है। स्वयं सेवक ने कुछ मुंह बनाया, जैसे वहाँ की दशा कहना वह उचित नहीं समझता हो। बोला, कुछ नहीं, देवी जी आदमियों को समझा रही है। जयराम ने उसकी ओर अतृप्त नेत्रों से ताकते हुए कहा, बस इतना ही? ये तो मैं ही जानता हूँ। स्वयं सेवक ने एक क्षण बाद फिर कहा, देवियों का ऐसे सौदों के सामने जाना अच्छा नहीं है। जयराम ने अधीर होकर पूछा, साफ साफ कहो, कुछ बात हुई क्या? स्वयं सेवक डरते डरते बोला, सबके सब उनसे दिल लगी कर रहे हैं। देवियों का यहाँ आना अच्छा नहीं। जयराम ने और कुछ न पूछा, डंडा उठाया, लाल लाल आंखें निकाली, बिजली की तरह क्रोधित शराब खाने के सामने जा पहुंचा और मिसेस सक्सेना का हाथ पकड़ के पीछे हटाता हुआ शराबियों से बोला, अगर तुम लोगों ने देवियों के साथ जरा सी भी गुस्ताखी की तो तुम्हारे हक में अच्छा ना होगा। मैं कल तुम लोगों की जान बचाई थी, आज इसी डंडे से तुम्हारी खोपड़ी तोड़कर रख दूंगा। उसके बदलते हुए तेवरों को देखकर सबके सब नशेबाज घबरा गए। वे कुछ कहना चाहते थे कि मिसेस सक्सेना ने गंभीर भाव से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने तो आपसे कहा था अपनी जगह से न हिलेगा। मैंने तो आपसे मदद नहीं मांगी थी। जयराम ने लज्जित होकर कहा, मैं इस नीयत से यहाँ नहीं आया था, एक ज़रूरत से इधर आ निकला था। यहाँ जमाव देखकर आ गया। मेरे ख्याल में आप अब यहाँ से चलें। मैं आज कांग्रेस कमेटी में यह सवाल पेश करूँगा कि इस काम के लिए पुरुष को भेजें। मिसेस सक्सेना ने तीखे स्वर में कहा, आपके विचार से दुनिया के सारे काम मर्दों के लिए ही हैं। जयराम, मेरा यह मतलब नहीं था। मिसेस सक्सेना, तो आप जाकर आराम से लेटें और मुझे अपना काम करने दें। जयराम वहीं सिर झुकाए खड़ा रहा। मिसेस सक्सेना ने पूछा, अब आप खड़े क्यों हैं? जयराम ने विनीत स्वर से कहा, मैं भी यही एक किनारे पे खड़ा हूँ। मिसेस सक्सेना ने कठोर स्वर में कहा, जी नहीं, आप जाइए। जयराम धीरे धीरे लदी हुई गाड़ी की भांति चला और आकर फिर उसी लेमिनेट की दुकान पर बैठ गया। उसे जोर की प्यास लगी थी। उसने एक गिलास शरबत बनवाया और सामने मेज पर रखकर विचार में डूब गया, मगर आंखें और कान उसी तरफ लगे हुए थे। जब कोई आदमी दुकान पर आता वह चौंक कर उसकी तरफ ताकने लगता, वहाँ कोई नई बात तो नहीं हुई। थोड़ी देर बाद सहसा उसे वही स्वयंसेवक दौड़ कर आता हुआ दिखाई दिया। वह बदहवास होकर उससे मिलने के लिए खुद भी उसकी तरफ दौड़ा। बीच में दोनों मिल गए। जयराम ने हाँफते हुए पूछा, क्या हुआ, क्यों भागे आ रहे हो? स्वयंसेवक ने दम लेके कहा, बड़ा गजब हो गया बाबूजी। आपके आने के बाद वह काला शराबी बोतल लेकर दुकान में चला जा रहा था तो देवी जी दरवाजे पर बैठ गई। वह बार बार देवी जी को हटाकर निकलना चाहता था, पर वह फिर आकर बैठ जाती थी। धक्कम धक्के में उनके कपड़े फट गए और उनको चोट भी आई। अभी बात पूरी भी न हुई थी कि जयराम शराब खाने की तरफ दौड़ा। जयराम शराब खाने के सामने पहुंचा तो देखा मिसेस सक्सेना के चारों स्वयंसेवक दुकान के सामने लेटे हुए हैं और मिसेस सक्सेना एक किनारे सिर झुकाए हुए खड़ी है। जयराम ने डरते डरते उनके चेहरे पर निगाह डाली। आंचल पर रक्त की बूंदें दिखाई दी। उसे फिर कुछ सुध न रही। खून की ये चिंगारियाँ जैसे उसके रोम रोम में समा गई। उसका खून खोलने लगा, मानो उनके सिर खून सवार हो गया हो। वह उन चारों शराबियों पर टूट पड़ा और पूरे जोर के साथ लकड़ी चलाने लगा। एक एक बूंद की जगह वह एक एक घड़ा खून बहा देना चाहता था। खून उसे इतना कभी प्यारा न था।
खून में इतनी उत्तेजना है, इसकी उन्हें खबर न थी। वह पूरे जोर से लकड़ी चला रहा था। मिसेस सक्सेना कब आकर उसके सामने खड़ी हो गई, उसे कुछ पता ही नहीं चला। जब वह जमीन पर गिर पड़ी तब उसे जैसे होश आया हो। उसने लकड़ी फेंक दी और वही निश्चल निस्पंद खड़ा हो गया, मानो उसका रक्त प्रवाह रुक गया हो। चारों स्वयंसेवकों ने दौड़कर मिसेस सक्सेना को पंखा झलना शुरू किया। दुकानदार ठंडा पानी लेकर दौड़ा। एक दर्शक डॉक्टर को बुलाने भागा, पर जयराम वहीं बेजान खड़ा था, जैसे स्वयं अपने तिरस्कार भाव का पुतला बना हो। अगर इस वक्त कोई उसके दोनों हाथ काट डालता, कोई उसकी आंखें लाल लाल लोहे से फोड़ देता, तब भी वह चूँ न करता। वहीं सड़क पर बैठकर उसने अपने लज्जित, तिरस्कृत, पराजित मस्तक को भूमि पर पटक दिया और बेहोश हो गया। उस काले मोटे शराबी ने उसी वक्त बोतल जमीन पर पटक दी और उसके सिर पर ठंडा पानी डाला। एक शराबी ने लेंसदार से कहा, तुम्हारा रोजगार अन्य लोगों की जान लेकर रहेगा। अब तो अभी दूसरा ही दिन है। लेंसदार ने कहा, कल से मेरा इस्तीफा। अब स्वदेशी कपड़ों का रोजगार करूँगा, जिसमें जस भी है और उपकार भी। शराबी ने कहा, घाटा तो बहुत रहेगा। दुकानदार ने किस्मत ठोक कर कहा, घाटा नफा तो जिंदगानी के साथ ही है। धन्यवाद।